Hello everyone, welcome to next video lecture of Unit 5 which is related to fluid mechanics and fluid machine subjects. In this video lecture, I will cover the numerical portion of centrifugal pump. I have already discussed about centrifugal pump like as a construction, working and work done, definition of heads and some of the efficiencies of centrifugal pump, minimum speed and specific speed. Now in this video lecture I will cover the numerical part. आप जो है न्यूमेरिकल देख रहे होंगे जो कि आपके सामने दिख रहा होगा जब आप वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं। तो हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे हम इसको सिस्टमेटिक वे में सॉल्व किया जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप सभी को जो है वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप का नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है ना, सबसे पहला जो बेसिक इसमें है आपको क्या होना चाहिए कि जो वेलोसिटी ट्रायंगल एट इनलेट बनता है एंड जो वेलोसिटी ट्रायंगल एट आउटलेट बनता है, इस ट्रायंगल का पूर्णतः आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। यू हैव टू कंप्लीट नॉलेज अबाउट वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम एट इनलेट एंड आउटलेट। ठीक है, कि अगर हमारी इनलेट पे है तो वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम कैसी बनेगी, आउटलेट पे है तो वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम कैसा बनेगा। अगर आपके दिमाग में, आपके माइंड में अगर वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम है तो मोस्ट प्रोबेबली आप 40% न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देन अगर आपको ज्योमेट्री थोड़ी सी आती है, ठीक है, आप 60% न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एंड लास्ट जो 40% बचता है वो आपका जो है फार्मूलेज है। ठीक है ना, जो आपका फार्मूला है। बट बेसिकली फार्मूला से पहुंचने से पहले आपके पास वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम आना जरूरी है एंड सेकेंडरी ज्योमेट्री सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है ना, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, एंगल्स का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, खैर आजकल एंगल तो हम कैल्सी पे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपके पास जो है ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप एक दो न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस कर लोगे सेंट्रीफ्यूगल पंप का, और अगर आपने टरबाइन की ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपके लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के न्यूमेरिकल लगाना बहुत ही आसान है। ठीक है ना, तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। लिख रहा है कि द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ इम्पेलर of a centrifugal pumps are 200 mm and 400 mm respectively. The pump is running at 1200 rpm. The vane angle of the impeller at inlet and outlet are 20 degree and 30 degree respectively. The water enters radially and velocity of flow is constant. Determine the work done by impeller per unit weight of the water. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि आप न्यूमेरिकल जब पढ़िए तो पहले ध्यान से पढ़ते जाइए और उसकी एक एक डेटा को आप लिखते जाओ। ठीक है ना, जैसा कि आपको मैंने न्यूमेरिकल में सबसे पहले गिवन डेटाज लिखे हैं कि कौन कौन सा दिया हुआ है। तो एक बार और आप न्यूमेरिकल को पढ़िए। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द इम्पेलर, इम्पेलर की इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का दिया हुआ है कितना, 200 mm। ठीक है, इट मीन्स कि D1 की वैल्यूज़ आपको दे दी है, इंटरनल डायमीटर 200 mm और एक्सटर्नल डायमीटर 400 mm। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो D1 इज इक्वल टू 0.2 मीटर एंड D2 इज इक्वल टू 0.4 मीटर। ठीक, नेक्स्ट करा द पंप इज रनिंग एट 200 rpm। rpm इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक स्पीड। ओके, rpm इज रिलेटेड टू स्पीड और स्पेसिफिक स्पीड। यहाँ पे इसने स्पेसिफिक स्पीड नहीं बोला है। रनिंग एट 1200 rpm मीन्स n की वैल्यू दे दिया है 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है ना, 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट। द वेन एंगल ऑफ द इम्पेलर एट इनलेट एंड आउटलेट आर 20 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। वेन एंगल दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको वेन एंगल ऑलरेडी बता रखा कि वेन एंगल हमारी क्या होती है, थीटा और फाई जो होता है वो वेन एंगल होता है। ठीक है ना, देखिए ये टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि वेन एंगल हमारी कौन सी होती है, गाइड ब्लेड एंगल कौन सी होती है, रेडियल फ्लो कौन सा होता है। ठीक है, वर्ल वेलोसिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तो अगर ये सारी टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में है तो न्यूमेरिकल में फंसने के चांस आपके लगभग 90% कम हो जाता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्या दे दिया कि वेन एंगल जो है 20 डिग्री एंड 30 डिग्री। वेन एंगल मीन्स इनलेट पे हमारी क्या है
20 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री एंड आउटलेट पे फाई इज इक्वल टू कितना दे दिया, 30 डिग्री दे दिया है, ठीक। देन क्या कह रहा है, द वाटर इंटर्स रेडियली। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि वाटर इंटर्स रेडियली, तो रेडियली जब वाटर इंटर्स करेगा तो इसका मतलब कि अल्फा का हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। गाइड ब्लेड एंगल में जो अल्फा होती है वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट, मींस फ्लो वेलोसिटी जो Vf1 और Vf2 आप बात करते हो, इनलेट पे हमारी क्या होती है वेलोसिटी, Vf1 होती है, और आउटलेट पे हमारी वेलोसिटी क्या होती है, Vf2 होती है, ठीक है। तो हमारी Vf1 इज इक्वल टू Vf2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है डिटरमाइन द वर्क डन बाय इम्पेलर पर यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वर्क डन की वैल्यू निकालना है कि कितना होगा, ठीक है। तो अब देखिए आपको सबसे पहली चीज़ की वर्क डन का फार्मूला पता होना चाहिए पर यूनिट वेट में, ठीक है ना। तो क्या होता है 1/g इन ब्रैकेट VW2U2, ठीक। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप सबसे पहले चीज़ का आपके पास फार्मूला दिमाग में आना चाहिए कि क्या होता है 1/g VW2U2। इट मीन्स आपको क्या चाहिए, अगर हम VW2 की वैल्यूज़ पता कर लें, U2 की वैल्यूज़ पता कर लें, तो हम बड़े आसानी से वर्क डन निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम। तो आप देख रहे होंगे कि इनलेट पे हमने वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम बनाया है जिसमें V1 इज इक्वल टू Vf1 है, ठीक। रिलेटिव वेलोसिटी हमारी Vr2 है, वेन एंगल हमारी कितनी है, थीटा है, और U1 हमारी एक वेलोसिटी है, और Vw1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0, ठीक है। ये हमारी इनलेट की जो है वेलोसिटी ट्रायंगल हो गया। सेम एज आउटलेट पे हम बनाए हैं, तो आप देख रहे होंगे कि एक तरफ हमारा Vr2 है, ठीक, और फिर हमारी क्या है, जो वेन एंगल फाई है दिया हुआ है, U2 दिया है, Vw2 दिया है, बीटा दिया है, ठीक है, V2 दिया और Vf2 दिया है, ठीक। तो ये आपके दिमाग में जो है ये दोनों ट्रायंगल एकदम कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। मतलब अगर आपसे किसी ने बोला कि सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो ज्यों ही सेंट्रीफ्यूगल पंप किसी के दिमाग में आए तो त्यों ही हमारे दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए कि इनलेट पे जो वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम बनेगी वहाँ पे हमारा V1 इज इक्वल टू Vf1 होगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ये U1 होगा, Vw1 0 हो जाएगा, और ये हमारी एंगल जो वेन एंगल है वो थीटा हो जाएगी, और अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तुरंत आउटपुट वेलोसिटी पे जाना चाहिए, ठीक है। आउटपुट वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे, आउटलेट वेलोसिटी की बात करेंगे, तो ये हमारी Vr2 है, ये V2 है, ये Vf2 है, ये पूरी एंगल V1 U2 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कि जहाँ से हमारी फ्लो वेलोसिटी है और जहाँ पे हमारा क्या है एब्सोल्यूट वेलोसिटी का टेल हेड मिलता है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, Vw2। तो जब आपके दिमाग में वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम आ गया, ठीक है, तो तुरंत आप क्या करोगे, उस पर ज्योमेट्रिकल अप्रोच आप फॉलो करोगे। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, Vf1 Vf2 हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब हमको क्या दिया है, उसने डायामीटर दे दिया है, इंटरनल और आउट एक्सटर्नल डायामीटर, और उसने स्पीड दे दिया है n की वैल्यू, ठीक है। तो हमारी यहाँ से U1 निकल जाएगी पाई d1 n/60 से। तो U1 की वैल्यूज हमारी पाई इंटू 0.2 इंटू 1200/60, तो कैलकुलेट होकर के आ गया 12.56 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही हम U2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पाई d2 n/60, तो पाई इंटू 0.4 इंटू 1200/60, तो U2 की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 25.13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हमको U1 और U2 पता चल गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, आपको इसने क्या दे दिया है, U1 और U2 की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करें, हम अगर इनलेट ट्रायंगल को देखेंगे, ठीक है, इनलेट ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं तो हमको Vr1 पता नहीं है, ठीक, V1 पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमको U1 पता है, तो हम यहाँ पे अगर टेन थीटा इज इक्वल टू लिखे तो हमें क्या मिलेगा, Vf1/U1, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू अगर लिखे तो हमें क्या मिलेगा, Vf1/U1, और Vf1 किसके बराबर है, V1 के बराबर है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1020 डिग्री इज इक्वल टू Vf1/U1 की वैल्यूज कितनी है, 12.56। तो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट होकर के मिल गया, वर्ल वेलोसिटी फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट, ठीक है। Vf1 इज इक्वल टू क्या है, V1, मतलब V1 इज इक्वल टू Vf1 इक्वल टू 4.56 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर। और यही हमारी जो है फ्लो वेलोसिटी है क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब Vf1 इज इक्वल टू Vf2 इज इक्वल टू 4.57 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर।
इनलेट और आउटलेट दोनों पे हमारी फ्लो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो जो हमारी इनलेट पे फ्लो वेलोसिटी आई है 4.57 मीटर पर सेकेंड, वही हमारी क्या हो जाएगी, आउटलेट पे हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके। अब हम क्या करेंगे, अब आउटलेट ट्रायंगल हमको देखिए चाहिए क्या, हमको एग्जैक्टली चाहिए वर्क डन निकालने के लिए 1/g VW2U2। तो U2 तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 25.0313 मीटर पर सेकेंड। हमको चाहिए VW2, और VW2 कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, VF2 की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, ओके। तो आइए हम लोग आउटलेट ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, तो जब हम आउटलेट ट्रायंगल में क्या बात करेंगे, हमको फाई की वैल्यूज पता है, ठीक है ना, फाई हमको क्या है पता है। तो देखिए फाई कैसे निकालेंगे, टेन फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, टेन फाई इज इक्वल टू VF2 अपॉन U2 माइनस VW2 लिख सकते हो। टेन फाई इज इक्वल टू VF2 अपॉन U2 माइनस VW2। ठीक, क्लियर है? तो U2 माइनस VW2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VF2 अपॉन टेन फाई। ठीक है, U2 माइनस VW2 इज इक्वल टू VF2 अपॉन टेन फाई। तब देखिए VF2 पता है हमको, फाई की वैल्यू पता है, ठीक, U2 की वैल्यू यहाँ पे पता है, तो VW2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो VW2 इक्वल टू क्या हो गया, U2 माइनस टेन फाई 2 अपॉन टेन फाई। ठीक है ना, U2 माइनस VF2 अपॉन टेन फाई, तो 25 माइनस 25.13 माइनस 4.57 अपॉन 1030 डिग्री। तो यहाँ से हमको कैलकुलेट होकर के क्या मिल गया, VW2 इज इक्वल टू 17.3 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? हमको यहाँ से क्या मिल गया, VW2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है 1/g VW2U2। ठीक है, उसमें हमें क्या पुट कर देंगे, 1/g मतलब 1/9.81 इन ब्रेकेट 17.30 इंटू U2 कितना आया है 25.13। तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। तो अब आप एक बार समरी के फॉर्म में अगर इस डायग्राम को, अगर आप पूरी न्यूमेरिकल को देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन डेटा लिखा, देन उसके बाद हमने देखा कि वेन एंगल कौन कितना दिया हुआ है, फिर हमने देखा कि गाइड ब्लेड एंगल कितना दिया हुआ है, फिर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कि रेडियल फ्लो जो हमारा दे दिया है, जो फ्लो वेलोसिटी दे दिया है वो हमारा कांस्टेंट दे दिया है। ठीक, फिर हमारा कह रहा है कि जो फ्लो हो रहा है वो रेडियली हो रहा है, मतलब अल्फा 90 डिग्री दे दिया। ठीक, हमें स्पीड की वैल्यू दे दिया 1200 RPM। ठीक है, हमें डायमीटर पता है, तो हमने U1 और U2 कैलकुलेट किया। देन हमने क्या किया, वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम यूज़ किया और टेन थीटा अप्लाई करके हमने वहाँ से VF1 निकाल लिया। आउटलेट पे फिर 10 फाई फार्मूला लगा करके हमने VF2 निकाल लिया। देन हमने क्या किया, सीधा वर्क डन बाय इम्पेलर ऑन वाटर पर यूनिट वेट, वर्क डन इज इक्वल टू 1/g VW2U2 यहाँ पुट किया, और वर्क डन पर यूनिट वेट हमारा कितना निकल के आ गया, 44.31 न्यूटन मीटर पर न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ देखिए यूनिट का ध्यान दीजिएगा, आप न्यूटन से न्यूटन कट नहीं करेंगे। ठीक है ना, अगर आप यहाँ न्यूटन से न्यूटन कट कर देंगे तो हमें मीटर मिल जाएगा, और मीटर का जो अकॉर्डिंग यूनिट होती है वो मैनोमेट्रिक हेड हो जाएगी। ठीक, तो आप यहाँ पे जो यूनिट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 44.31 न्यूटन मीटर पर न्यूटन। क्लियर है ना, पर न्यूटन मीटर पर न्यूटन। ठीक है, तो वर्क डन की यहाँ से जो हमारा वैल्यूज़ निकल के आया वो 44.31 न्यूटन मीटर पर न्यूटन। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। ये क्या है, द डायामीटर ऑफ अ इम्पेलर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप एट इनलेट एंड आउटलेट आर 30 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड ऑफ अ पंप इफ इट वर्क्स अगेंस्ट द हेड ऑफ 30 मीटर। ठीक है, अब देखिए जब न्यूमेरिकल को आपने पढ़ लिया तो न्यूमेरिकल को पढ़ करके आपको एक दिमाग में आना चाहिए कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा है। ठीक है, अभी तक इससे पहले आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे वो किससे रिलेटेड था, वर्क डन कैलकुलेट करने से था। ठीक है ना, किस पे था बेस्ड, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। अब आपके दिमाग में इस न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद से आना चाहिए कि ये किससे न्यूमेरिकल संबंधित है। ठीक है, तो एक बार और हम लोग इसको पढ़ते हैं। द डायामीटर ऑफ अ इम्पेलर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप एट इनलेट एंड आउटलेट आर 30 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड।
क्या बोला है, मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड ऑफ अ पंप। इट मीन्स कि ये न्यूमेरिकल हमारा किस टॉपिक से रिलेटेड हो गया, मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड वाला जो फार्मूला था हमारा, क्या था वो, n इज इक्वल टू 120 इंटू मैनोमेट्रिक इफिशियंसी इंटू VW2 इंटू D2 अपॉन पाई D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके फार्मूला आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ये मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड से पूछा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अगर देखें तो हमें डायमीटर इम्पेलर का दे दिया है, इनलेट का दिया है 30 सेंटीमीटर और आउटलेट का दे दिया हमारा 60 सेंटीमीटर। ठीक, और हमसे क्या करा कि मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड ऑफ पंप बता दीजिए, कब, जब इट वर्क्स अगेंस्ट द हेड ऑफ 30 मीटर। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ न्यूमेरिकल में, अगेंस्ट द हेड ऑफ 30 सेंटीमीटर। और मैं आपको एक मैनोमेट्रिक हेड का डिफिनीशन बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जिस हेड के अगेंस्ट काम करता है, जिस हेड के अगेंस्ट वर्क करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैनोमेट्रिक हेड बोलते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो 30 मीटर दिया हुआ वो कौन सा हेड है, मैनोमेट्रिक हेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैनोमेट्रिक हेड इज इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, अब देखिए आप जो भी है, जैसे आपका डायमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मैनोमेट्रिक हेड आपका जो है मीटर में दिया हुआ है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको गिवन है, उस न्यूमेरिकल में सारे डेटास को एक यूनिट में लेके चलेंगे, या तो सेंटीमीटर में, या तो मीटर में, या तो mm में। इससे प्रॉब्लम आपके दिमाग में क्रिएट नहीं होगी कि हम पहले वाले में मीटर रखे थे या सेंटीमीटर रखे थे। ठीक है ना, तो अगर आप एक यूनिट डायरेक्शन होकर के चलोगे, एक यूनिट्स में लेके चलोगे, तो आपको क्या है, कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यूमेरिकल के जब यूनिट्स लिखने होते हैं, जब वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो उनके यूनिट्स लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ सेंटीमीटर, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी हमने लिखा, हमारे न्यूमेरिकल में mm दिया है, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व किया, तो वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, तो अगर वही हम mm में अगर रहा हुआ है और mm की जगह पे हमने अलग अलग जगहों पे वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या कंफ्यूज रहेंगे कि मीटर पर सेकेंड लिखेंगे या mm पर सेकेंड लिखेंगे। ठीक है, तो आप पूरे न्यूमेरिकल्स में जितने भी डेटाज हैं उनको एक डायरेक्शन में लेके जाइए, एक यूनिट में लेके जाइए। ठीक है, ठीक, अब देखिए, अब चूंकि हमको जो मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड का फार्मूला था, n इज इक्वल टू 120 इंटू मैनोमेट्रिक इफिशियंसी इंटू VW2 इंटू D2 अपॉन पाई D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर। तो इन सब में से हमको केवल क्या है, क्या वैल्यूज पता है, केवल D1 और D2 पता है ना, केवल हमको इस पूरे फार्मूले में से D1 और D2 पता है, ना हमको मैनोमेट्रिक इफिशियंसी पता है, ना ही वर्क वेलोसिटी एट आउटलेट पे पता है। इट मीन्स कि ये फार्मूला यहाँ पे इनवैलिड है, यूज ही नहीं हो सकता है। ठीक, अब तुरंत हमको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कहाँ दिमाग जाना चाहिए, हमारा दिमाग तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड के डिफिनीशन पे। तो मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड का डिफिनीशन क्या कहता है कि प्रेशर राइज इन इम्पेलर इज इक्वल टू, ठीक है, प्रेशर राइज इन इम्पेलर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू मैनोमेट्रिक हेड, है ना। प्रेशर राइज इन इम्पेलर इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू क्या था, मैनोमेट्रिक हेड था। और प्रेशर राइज इन इम्पेलर आप क्या निकाल रहे थे वहाँ, U2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस U1 स्क्वायर अपॉन 2G, है ना, U2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस U1 स्क्वायर अपॉन 2G, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, मैनोमेट्रिक हेड के इक्वल। अब आप यहाँ से U1 और U2 कैसे निकाल सकते हैं, U1 इज इक्वल टू पाई D1n अपॉन 60, ठीक है, और U2 कैसे, पाई D2n अपॉन 60। ठीक है, अब देखिए U1 और U2 जब आप निकालेंगे तो ये हमें किस टर्म्स में देगा, ये हमें स्पीड के टर्म्स में वैल्यूज आएंगे। ठीक है ना, U1 U2 की वैल्यू किस टर्म्स में आएंगे, स्पीड के टर्म्स में आएंगे। तो U1 यहाँ से निकला है 0.0157 न्यूटन और U2 निकला 0.0314 न्यूटन। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 1/2 इन ब्रैकेट U2 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर इक्वल टू HM। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करके जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी 891.8 RPM। RPM मीन्स रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है, मिनिमम स्पीड के न्यूमेरिकल्स भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इट मीन्स कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है, अगर स्पीड इतनी होगी, कितनी, 891.8 RPM, तो क्या है,
पंप जो है वाटर की डिलीवरी करना शुरू कर देगा। ठीक है, ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि मिनिमम स्पीड के जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बुक में गिवन है आप उसकी प्रैक्टिस करिए। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब उसके लिए आप सॉल्व करने के बुक्स देखिए या किसी टीचर से कंसल्ट करिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर वे होता है। फर्स्ट यू हैव टू अप्रोच ऑल द न्यूमेरिकल्स, ठीक है, विच कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन योर वीडियोज़, ठीक है, और योर नोट्स। ठीक, तो अगर आप वहाँ से न्यूमेरिकल्स बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, आपके दिमाग में फार्मूला सर्कुलेट होंगे, प्रोसीजर सर्कुलेट होगा और जो न्यूमेरिकल्स गलत करने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप कहीं पे इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो भी यहाँ से क्वेश्चन अराइज्ड होता है। ठीक है, अगर आप कहीं पे इंटरव्यूज़ वगैरह देने के जाते हैं तो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप से क्या है, क्वेश्चन 110% क्या है, अराइज्ड होना ही है। आपसे कोई ना कोई इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, तो आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग अप्रोच करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या होता है। आइए, आपके सामने जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिख रहा होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोग इसको फोकस करते हैं। क्या कह रहा है, द आउटर डायामीटर ऑफ एन इम्पेलर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज 400 mm and outlet width is 50 mm. The pump is running at 800 rpm and is working against a total head of 15 meter. The Vane's angle at outlet is 40 degree and manometric efficiency is 75%. Determine number 1 velocity of flow at outlet, number 2 velocity of water leaving the vanes, number 3 angle made by absolute velocity at outlet with the direction of motion at outlet and number 4 discharge। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल, आपको न्यूमेरिकल देख करके बहुत बड़ा लग रहा होगा, है ना। अगर आप इस न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, बट अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपके दिमाग में न्यूमेरिकल अप्रोच करने की क्लियरिटी है, तो आपके लिए जितना भी बड़ा न्यूमेरिकल दे दे वो छोटा ही होगा, है ना। तो अगर आपने न्यूमेरिकल्स को बड़े परफेक्टली वे में आपने जज किया है, आपने उसको सॉल्व किया है, आपने उसको देखा है, ठीक, कॉन्सेप्ट जितने भी थ्योरी के हैं आपने दिमाग में उसको बैठा के रखा है, तो कोई भी न्यूमेरिकल आपके लिए टफेस्ट नहीं हो सकता है। ठीक, और दूसरी चीज़, न्यूमेरिकल को आप बड़े आसानी से पढ़िए। कैसे पढ़िए, बड़े आराम से पढ़िए। ठीक है, और उसकी गिवन डेटास को लिखते जाइए। तो आइए हम लोग पहले गिवन डेटास देखते हैं, क्या क्या दिया है। द आउटर डायामीटर ऑफ एन इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज 400 mm। ठीक है, मतलब आउटर डायामीटर यहाँ पे क्या हो गया हमारा, D2, और D2 कितना दिया, 400 mm, मीन्स 0.4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड आउटलेट विड्थ इज 50 mm। आउटलेट विड्थ दिया है मतलब B2, आउटलेट विड्थ क्या हो गया, B2 कितना दिया, 50 mm, मतलब 0.05 मीटर। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है द पंप इज रनिंग एट 800 rpm। पंप क्या है, 800 rpm पे रन कर रहा है, और rpm मीन्स क्या हो गया, स्पीड। rpm इज द यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू दे दिया है कितना, 800 rpm। इज वर्किंग अगेंस्ट द टोटल हेड ऑफ 15 मीटर। फिर यहाँ पे बोला वर्किंग अगेंस्ट द टोटल हेड, इट मीन्स यहाँ पे क्या दे दिया, मैनोमेट्रिक हेड दे दिया। मैनोमेट्रिक हेड कितना है, 15 मीटर है। कह रहा द वेन एंगल्स एट आउटलेट इज 40 डिग्री। ठीक, वेन एंगल एट आउटलेट हमने क्या बताया था, वेन एंगल आपका क्या होता है, थीटा एंड फाई होता है। फाई हमको यहाँ पे क्या दे दिया, 40 डिग्री। एंड मैनोमेट्रिक इफिशियंसी 75%, और मैनोमेट्रिक इफिशियंसी कितना दिया, 75%, मीन्स 0.75%। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या क्या चीज़ें नहीं दिया है आपको। एक, अगर आप वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम आपके दिमाग में आएगा तो तुरंत आप देखोगे कि पहला यहाँ पे V1 नहीं दिया है, दूसरा आपको यहाँ पे U1 नहीं दिया है, तीसरा थीटा नहीं दिया है, चौथा U2 नहीं दिया है, VW2 नहीं दिया है, VR1 नहीं दिया है, VR2 नहीं दिया है, V2 नहीं दिया है, VF2 नहीं दिया है। ठीक है, मतलब आपको इतने सारे वैल्यूज़ नहीं दिया है, ना ही बीटा दिया हुआ है। ठीक, बट अब अगर आप इसको दिमाग में ले आइए कि क्या क्या चीज़ हमें मिल सकता है, तो आप देखिए आपको स्पीड की वैल्यू दिया है,
इट मीन्स आप क्या निकाल सकते हो, u2 निकाल सकते हो, है ना। स्पीड दिया है, ठीक, डायमीटर आउटलेट दिया हुआ है, मतलब u2 निकाल सकते हो, ठीक। तो u2 हमारा क्या हो जाएगा, मीन्स टेंजेंशियल वेलोसिटी जो निकालोगे एट आउटलेट पाई d2n/60, तो u2 यहाँ से कैलकुलेट होकर के आ गया 16.75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा स्पीड दिया है, डायामीटर दिया है, तो u इज इक्वल टू पाई dn/60 होता है। आउटलेट की बात करा मतलब d2 हो जाएगा, n मिल जाएगा आपको, पाई की वैल्यू पता है अपॉन 60, तो हमें u2 मिल गया, ठीक। तुरंत दिमाग में आना चाहिए, तो हमें क्या मिल गया, u2 की वैल्यू मिल गई, ठीक। अब तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी का फार्मूला। मैनोमेट्रिक इफिशियंसी क्या होता है, g इंटू एच एम अपॉन VW2 इंटू u2, ठीक है। मैनोमेट्रिक इफिशियंसी क्या होती है, g इंटू एच एम अपॉन VW2 इंटू u2। अब देखिए मैनोमेट्रिक इफिशियंसी 0.75 पता है, g की वैल्यू पता है, एच एम आपका दे दिया है कितना 15 मीटर, ठीक। u2 पता चल गया, तो VW2 निकाल लेंगे आप यहाँ से, क्लियर है। मैनोमेट्रिक का इफिशियंसी आपको पता है कि g इंटू एच एम अपॉन VW2 u2, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी 0.75, g 9.81, hm 15 मीटर डिवाइडेड बाय VW2 इंटू u2 16.75, तो यहाँ से VW2 कैलकुलेट होकर के आ गया कितना 11.71 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या निकाला, VW2 की वैल्यू पता चल गई। अब आपको VW2 पता चल गया, u2 पता चल गया, अब तुरंत हमको क्या मिल जाएगा, फाई निकालना है, ठीक है। फाई 40 डिग्री दिया हुआ है, फाई कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है, तो हम तुरंत हमारे पास क्या है, अगर आउटलेट ट्रायंगल देखते हैं तो 10 फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 10 फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VF2 अपॉन u2 माइनस VW2, क्या लिख सकते हैं, 10 फाई इज इक्वल टू VF2 अपॉन u2 माइनस VW2, ठीक है। VF2 हमको पता नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है, u2 पता है, VW2 पता है और फाई की वैल्यू पता है, ठीक है। तो 1040 डिग्री इज इक्वल टू VF2 अपॉन u2 माइनस VW2 मीन्स VF2 अपॉन 16.75 माइनस 11.71, तो 1040 डिग्री इज इक्वल टू हो गया VF2 अपॉन 5.05, तो यहाँ से VF2 कैलकुलेट होके आ गया कितना 4.23 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। क्या निकल के आ गया, 4.23 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अब आपको दो चीज़ें मिल गई, पहला क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट, ठीक है, और दूसरा क्या मिल गया आपका u2 की वैल्यू, ठीक, और आपका क्या मिल गया, वर्ल वेलोसिटी मिल गई, ठीक। अब हमको दूसरा क्या निकालना, वेलोसिटी ऑफ वाटर लीविंग द वेन। क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर लीविंग द वेन, मतलब हमको VW2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वाटर लीविंग द वेन मतलब हमको VW2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले VW2 निकालते हैं। तो VW2 कैसे निकालेंगे, अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ठीक है, कौन सी ट्रायंगल, आउटलेट की ट्रायंगल को, तो हमको क्या क्या पता है, हमको VW2 पता है और हमको VF2 पता है ना। तो आप अगर देखेंगे तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से हम V2 इज इक्वल टू अगर करते हैं तो अंडर रूट हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट VF2 स्क्वायर प्लस VW2 स्क्वायर, है ना। अब देखिए अगर आप आउटलेट की ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं, ठीक है। एक बीटा वाली एंगल को अगर आप कंसीडर करते हैं जिसमें हमने बीटा लिखा हुआ है, तो वहाँ से V2 इज इक्वल टू अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट VF2 का स्क्वायर प्लस VW2 का स्क्वायर। आपको VF2 की वैल्यू पता है, VW2 की वैल्यू पता है ना। तो आप इन वैल्यूज़ को रख करके सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, V2 की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एंगल मेड बाय एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट आउटलेट। एंगल मेड मतलब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, जो एब्सोल्यूट आउटलेट पे जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी के साथ एंगल बन रही है कौन सी बन रही है, बीटा बन रही है ना। एब्सोल्यूट वेलोसिटी के साथ जो एंगल बन रही है कौन सी बन रही है, बीटा बन रही है। वेरी सिंपल, 10 बीटा इज इक्वल टू क्या निकाल दोगे आप, VF2 अपॉन VW2, ठीक है ना।
राइट एंगल ट्रायंगल फिर मिल रहा है आपको, वही सेम ट्रायंगल है जिस पे अभी आपने वेलोसिटी निकाला था एब्सोल्यूट। तो आप यहाँ से tan बीटा इज इक्वल टू क्या कर दोगे, क्या करोगे, VF2 अपॉन VW2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, डिस्चार्ज बताइए क्या होता है। डिस्चार्ज हमारा क्या, अब देखिए डिस्चार्ज के हमने, आप फार्मूला तुरंत याद करिए, कब, जब हम लोग वर्क डन निकाले थे। ठीक है, तो वर्क डन जब निकाले तो हम लोग कहाँ क्या लिखते थे, Q इज इक्वल टू पाई D1V2 इंटू V/1 इज इक्वल टू पाई D2V2 इंटू VF2। तो यहाँ पे हमको आउटलेट पे निकाल देना है। तो आउटलेट पे क्यों निकाल देना है हमको, पाई कांस्टेंट है, D2 पता है, V2 पता है, VF2 पता है। ठीक है, फार्मूले पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अगले वाले पेजेस पे आपको मिल जाएंगे जो हमने वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि हमारा न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, किस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई आपत्ति हो तो बताइए। ठीक है, ओके। ठीक है, एक देखिए आपके सामने नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में क्या बोल रहा है नेक्स्ट वाले में, अगर आप देखेंगे तो इसमें कह रहा है सो दैट द प्रेशर राइज इन द इम्पेलर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप व्हेन फ्रिक्शनल एंड अदर लॉसेज इन द इम्पेलर आर नेग्लेक्टेड इज गिवन बाय दिस। तो इस न्यूमेरिकल आपके वैसे भी जो टेक्स्ट बुक होंगे उसमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व भी हो सकता है मे बी। तो आप एक बार इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, एज अ असाइनमेंट समझिए। ठीक है, एज अ होमवर्क समझिए। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, आपसे सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। ठीक, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जो भी आपको न्यूमेरिकल्स में इशूज़ क्रिएट होते हैं वो केवल क्यों क्रिएट होते हैं, पहला इशू क्या होती है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। सेकेंड इशू क्या होती है कि आपके फार्मूले दिमाग में याद नहीं होते हैं। थर्ड, स्टेप्स नहीं याद होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रैक्टिस शुरू करते हो, प्रैक्टिस से ही देखिए आपका फार्मूला याद होगा और प्रैक्टिस से ही आपके दिमाग में न्यूमेरिकल्स के स्टेप्स सेटअप होंगे। ठीक है, आप ये चाह लो कि आप थ्योरेटिकल पोर्शंस को पढ़ करके अप्रोचेस बना करके आप फार्मूला दिमाग में बिठा लो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, फार्मूला कैन बी रिमेंबर्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रैक्टिस। ठीक है, फार्मूला केवल आप कैसे याद कर सकते हो, केवल और केवल अपनी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस से। तो जितना ज़्यादा आप ढेर से ढेर न्यूमेरिकल, आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, न्यूमेरिकल्स की डेटाज भी आपको प्रॉपरली याद हो जाएंगे। ठीक, यूनिट्स में कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, फार्मूले में कोई कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा, स्टेप्स तो आपको रट जाएंगे। ठीक है, तो आप बड़े आसानी से, बड़े सावधानीपूर्वक अपनी बुक्स के एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और उसको अपनी प्रैक्टिस में लाइए। ठीक है, तो आज जैसे हमने आपको न्यूमेरिकल्स बताता चला गया हूँ, वैसे ही आप भी अपने लोगों में न्यूमेरिकल्स बड़े आसानी से डिलीवर्ड कर सकते हो, कॉपी में डिलीवर्ड कर सकते हो। कोई एग्जामिनर्स पूछता है डिलीवर्ड कर सकते हो, कोई आपसे जूनियर पूछता है तो डिलीवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने आप को ग्रो अप करिए, अच्छे से और पढ़िए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो है पूरी की पूरी सेंट्रीफ्यूगल पंप जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, क्लियर। आपको मैंने सेंट्रीफ्यूगल पंप के एक एक कॉन्सेप्ट आपको हम इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश किए हैं। तो जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कोई टॉपिक आपसे अछूता नहीं है, बशर्ते आप इसको अच्छे से पढ़िए, विद नोट्स पढ़िए और प्रॉपर मेरी वर्डिंग को भी ध्यान में दीजिए, तो आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर हम अगली वीडियोस लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।